नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राम प्रकाश ठाकुर है। आज मैं आपके लिए सीरीज़ नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 लेकर के आया हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने 5 पार्ट किए हैं। सबसे पहले हमने विल्मा रुडोल्फ की स्टोरी की थी, उसके बाद हमने माइकल फेल्प्स और मार्ट स्विट्स की स्टोरी की थी पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 3 में हमने मोहम्मद अली की स्टोरी की थी और पार्ट नंबर 4 में हमने टाइगर वुड्स की स्टोरी की थी और पार्ट नंबर 5 में हमने सुनीता चौधरी की स्टोरी की थी। दोस्तों, अगर आपने पीछे के 5 पार्ट नहीं देखे हैं उनको जरूर देखिएगा, बहुत इंस्पायर करने वाले पार्ट है। दोस्तों, आज पार्ट नंबर 6 में एक ऐसी महिला की स्टोरी लेकर के आया हूं आपके सामने, जिस महिला को भारत सरकार ने पद्म श्री अवार्ड से नवाजा है। उसके संघर्ष को लेकर के उस महिला का सफ़र 2 रुपये से शुरू हुआ था और आज 500 करोड़ की मालकिन है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में आपको बेल आइकन दिखेगा, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक ऐसी महिला की कहानी है जो 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिला के छोटे से गांव रोपड़खेड़ा में पैदा हुई थी। ये महिला एक दलित परिवार में पैदा हुई थी दोस्तों। और दोस्तों, जिस गांव में ये महिला पैदा हुई थी उस गांव के लोग लड़कियों को जहर की पुड़िया नाम की संज्ञा देते थे। मतलब दोस्तों, उस गांव में जिस लड़की की शादी जितनी जल्दी की जाती थी उसके माता पिता लड़की के बोझ से उतनी जल्दी छुटकारा पाते थे। वो लड़की पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज थी, होशियार थी, परंतु 7वीं कक्षा में पढ़ते पढ़ते 12 साल की उम्र में उस लड़की की शादी कर दी जाती है। जब उस लड़की की शादी होती है दोस्तों, ससुराल में जाकर के उसको बहुत ही ज्यादा पनिशमेंट दी जाती है। जब वो खाना बनाती या कपड़े धोती, किसी प्रकार का खाना थोड़ा सा कच्चा रहता या सब्जी में थोड़ा सा नमक ज्यादा डालती या कपड़े में थोड़ा सा मैल रहता तो उसको डांटा नहीं जाता था, सीधा पीटा जाता था। और उसको इतना टॉर्चर किया गया। 6 महीने के बाद जब उसके पिताजी अपनी बेटी से मिलने गए तो उसके पिताजी से उसकी बेटी की हालात नहीं देखी गई, उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उसने अपनी कहानी भी सुनाई कि पिताजी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, मुझे हर रोज़ पीटा जाता है। तो उसके पिताजी एक हवलदार थे दोस्तों, जो 300 रुपये महीने का कमाते थे, जिससे उसके 2 भाई 3 बहनें और चाचा चाची सबका खर्चा चलता था। वो पिताजी उसको वापिस अपने घर लेकर के आते हैं। दोस्तों, जब वो लड़की अपने गांव वापस आई अपने पिताजी के साथ, तो गांव वालों का मानना था कि जिस लड़की की शादी ससुराल में जहां पे भी होती है वहीं से उस लड़की की अर्थी उठनी चाहिए। गांव वाले उसको और ज़्यादा ह्यूमिलेट करने लगे। पिताजी ने उसको दोबारा स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, परंतु उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा। दोस्तों, गाँव वाले के ताने सुन सुन करके वो लड़की इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, वो कहीं किसी दुकान में चली गई और उसने खटमल मारने की 3 दवाई की बोतलें खरीदी और अपने बुआ के घर चली गई। बुआ के घर में जब गई, बुआ जी चाय बना रही थी और पीछे से उसने वो दवाई की बोतलें पी ली। जब बुआ चाय देने आई तो उसके हाथ से चाय का गिलास छूट गया। क्योंकि उसके मुंह से झाग निकल रहा था। शी वॉज अबाउट टू डाई, मतलब वो मरने ही वाली थी। जैसे तैसे करके उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर से उसका इलाज करवाया और वो लड़की बच गई। बचने के बाद उसको एक एहसास हुआ कि भगवान ने अगर उसको बचाया है तो कुछ अच्छे के लिए बचाया होगा और सेकंड चांस उसको जीवन जीने के लिए भगवान ने दिया है। तो वो लड़की कहती है, यहीं से उसका जीवन बदल गया, यहीं से उसकी सोच बदल गई। वो लड़की कहती है, दोस्तों, जब कुछ करके अगर मरा जा सकता है तो इससे अच्छा है कि कुछ करके क्यों ना जिया जाए। दोस्तों, यहाँ से उस लड़की का संघर्ष शुरू होता है और उसने चारों तरफ कोशिश की नौकरी ढूंढने की। नौकरी उसको नहीं मिल पाई। क्योंकि उसकी उम्र दोस्तों छोटी थी। छोटी उम्र होने की वजह से उसको किसी भी व्यक्ति ने नौकरी नहीं दी। अब वो बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी, घर के खर्चे भी बढ़ रहे थे और 16 साल की उम्र में अपने चाचा जी के पास मुंबई चली जाती है। और मुंबई जाने के बाद उसको सिलाई का काम आता था। चाचा जी उसको एक कपड़े की मिल में नौकरी दिलवा देते हैं। बल्कि वो सिलाई करना जानती थी, उसके बावजूद भी जब वो मशीन चलाने लगी तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो हो गया था, वो मशीन नहीं चला पाई। तो जब वो मशीन नहीं चला पाई तो उसके बाद उसको धागे काटने के काम पे रख दिया गया 2 रुपये दिन की दिहाड़ी के हिसाब से और महीने का उसको 60 रुपये मिलता था। 5-6 महीने काम करने के बाद उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, उसने मशीन चलाना स्टार्ट कर दिया और 225 रुपये उसको महीने का मिलता था। इसी बीच किसी कारणवश उसके पिताजी की नौकरी छूट जाती है और पूरा परिवार मुंबई में रहने लगता है।
अच्छा खासा परिवार चल रहा था, उतने में एक दोबारा से एक ऐसी घटना घटी। उसकी बहन बीमार हो गई। बहन के इलाज के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं था। उन्होंने इलाज करने की कोशिश की, परंतु पैसा पूरा ना होने की वजह से बहन का अच्छे से इलाज नहीं हो पाया और बहन की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ से उस लड़की को एहसास होता है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई बीमारी है तो वो है गरीबी। अब उसने एक प्रण लिया कि इस बीमारी से, गरीबी से बाहर निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उस लड़की ने कुछ सिलाई की मशीनें अपने घर में ही खरीदी और घर में रखने के बाद वो 16-16 घंटे मेहनत करने लगी और कुछ पैसे उसने कमाने शुरू कर दिए। पैसे कमाने के बाद उसके माइंड में विचार आया कि अगर गरीबी से पूरी तरह से छुटकारा पाना है तो बिजनेस भी करना पड़ेगा। तो उसने बिजनेस करने के बारे में सोचा। तो बिजनेस करने के लिए उसने लोन लेने की कोशिश की। उसके इलाके में एक व्यक्ति था जो लोन दिलाता था। उसके घर के सामने वो ठीक 6 बजे जा करके बैठती थी और हर रोज उससे प्रार्थना करती थी कि उसको लोन दिलवा दे। अब वो व्यक्ति उसको लोन तो दिलवाना चाहता था, परंतु उसको पता था कि अगर 50,000 रुपए का लोन देना है उसको, तो उसमें से 10,000 रुपए कम से कम बीच के जो बिचौलिए होते हैं वो ले लेंगे। तो वो लड़की उस बात से सहमत नहीं थी। तो उसके लिए उसने एक संगठन बनाया जो लोगों को सरकारी योजना के बारे में बताता था, लोन के बारे में बताता था। धीरे धीरे उस लड़की का वो जो संगठन था बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और उस लड़की की जान पहचान बड़े बड़े लोगों से होने लगी। अच्छे और बड़े लोगों के साथ जान पहचान होने के बाद उस लड़की ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना थी जिसका नाम महात्मा ज्योतिबा फुले था। उसके अंतर्गत खुद के लिए 50,000 रुपए का लोन लिया और उस लोन से फर्नीचर का बिजनेस शुरू कर दिया। उस फर्नीचर के बिजनेस में उस लड़की को बहुत ज़्यादा सफलता मिली। उसके बाद उसने एक ब्यूटी पार्लर खोला, उसमें भी उसको अच्छी खासी सफलता मिली। उसके बाद उसको एक व्यक्ति मिला जो स्टील फर्नीचर का व्यापार करता था। उसके साथ उस लड़की ने विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद उनके एक बेटा और बेटी पैदा होते हैं। परंतु 1989 में एक ऐसी घटना दोबारा से घटी कि उसके जो पति है एक बेटा और बेटी का भार उस महिला के ऊपर छोड़ करके इस दुनिया से चले जाते हैं। दोस्तों, इसके बावजूद भी उस महिला ने हिम्मत नहीं हारी। कहते हैं कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। जब वो संघर्ष करती रही तो उसके पास एक व्यक्ति आया। तो उसने कहा कि मेरे पास एक ज़मीन का प्लॉट है जो कि 2.5 लाख रुपए में मैं बेच रहा हूँ, अगर आप लेना चाहते हैं तो उसको ले सकते हैं। तो वो कहती है कि मेरे पास 2.5 लाख रुपए तो नहीं है, परंतु जमा पूंजी की है मैंने, कुछ एक पैसे कुछ एक उधार उठा करके मैं आपको 1 लाख रुपए दे सकती हूँ। बाकी पैसा मैं जब जमीन की रजिस्ट्री हो जाएगी उसके बाद आपको दे दूंगी। तो वो आदमी मान जाता है। उस आदमी को 1 लाख रुपए दे देती है। 1 लाख रुपए देने के बाद जब वो जमीन के कागज बनाती है तो पता चलता कि वो जमीन किसी विवाद में उलझी हुई है, मतलब उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। तो लगातार दोस्तों उस महिला ने 1.5 से 2 साल उस जमीन से जुड़ी समस्या का समाधान करने की कोशिश की और अंत में 2 साल के बाद उसको उसमें सफलता मिली और वो जो 2.5 लाख रुपए का प्लॉट था रातों रात उसका 50 लाख रुपए का बन गया। और रातों रात दोस्तों महिला 50 लाख की मालकिन बन गई। दोस्तों, एक महिला का रातों रात अमीर बनना वहां के इलाके के जो गुंडे थे उनको पचा नहीं और उन्होंने उसको मारने की साजिश रची। मारने की साजिश से पहले उस महिला को पता चलता है कि कोई गुंडे उसको मारने का प्लान बना रहे हैं। तो सरकार के पास जाती है, सरकारी रिवॉल्वर अपने पास रखती है और उनको साफ साफ चेतावनी देती है कि मैं मौत को पहले से नज़दीकी से देख चुकी हूँ, मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी जीवन में, अब मुझे मौत से कोई डर नहीं है। अगर कोई मुझे मारना चाहता है तो उससे पहले उसको 6 की 6 रिवॉल्वर की गोलियां खानी पड़ेगी, उसके बाद ही मुझे मार सकता है। और वो महिला कहती है कि 100 दिन भेड़ की जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि एक दिन शेर की जिंदगी जी जाए। तो दोस्तों जैसे तैसे ये मामला भी शांत हो जाता है। मामला शांत होने के बाद दोस्तों उसने अपनी जमीन पर कंस्ट्रक्शन करने के बारे में सोची। कंस्ट्रक्शन के लिए उसके पास पैसे नहीं थे तो एक सिंधी बिजनेसमैन के पास जाती है, उसके साथ पार्टनरशिप करती है। कहती है कि जमीन मेरी रहेगी, कंस्ट्रक्शन इसके ऊपर आपने करनी है, जिसमें जितना भी पैसा हम कमाएंगे बेचने के बाद 65% आप ले लेना और 35% मेरा होगा। तो उस पे वो कंस्ट्रक्शन करते हैं मिल करके। कंस्ट्रक्शन करने के बाद दोस्तों उस जमीन से, कंस्ट्रक्शन से वो कंप्लीट जो पैसा कमाती है वो कमाती है 4.5 करोड़ रुपए। अब दोस्तों कहानियां से एक और नया मोड़ लेती है। 1960 में कमानी ट्यूब्स कंपनी की नींव रखी थी एनआर कमानी ने।
शुरुआत में कंपनी बहुत अच्छी चली थी, परंतु 1985 में वर्कर यूनियन और मैनेजमेंट के आपस में विवाद होने की वजह से कंपनी बंद हो जाती है और 1988 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार कंपनी दोबारा से शुरू हो जाती है और कंपनी का मालिकाना अधिकार वर्कर को दे दिया जाता है। मतलब उस कंपनी को अब कौन चलाएगा? सिर्फ और सिर्फ वर्कर चलाएंगे, वर्कर ही उसके मालिक हो गए। 1985 से लेकर के 2000 तक वर्कर ने काफी प्रयास किया, परंतु आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से कंपनी करोड़ों के लॉस में चली जाती है। इस स्थिति से निकलने के लिए कंपनी के सभी वर्कर उस महिला के पास चले जाते हैं, क्योंकि उस महिला के बारे में उन्होंने सुन रखा होता है कि मिट्टी को भी अगर वो महिला हाथ लगाए तो वो भी सोना बन जाती है। उस महिला के सामने वो प्रस्ताव रखते हैं कि हम आपको इस कंपनी में लेना चाहते हैं एक लीडर के रूप में, परंतु वो महिला मना कर देती है। उस महिला के मना करने के बाद कंपनी के वर्कर उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे 3500 जो वर्कर है उनके परिवारों की जिंदगी का सवाल है, अगर आप इसकी बागडोर नहीं संभालेंगे तो 3500 परिवार परेशानी में फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि 116 करोड़ रुपए का कंपनी के ऊपर कर्ज था। जब दोस्तों उस महिला ने 3500 परिवार के भविष्य के बारे में सोचा तो उसने उस काम के लिए हाँ कर दी और हाँ करने के बाद 10 लोगों की एक कोर कमेटी बनाई। उन लोगों को काम दिया गया कि हमने बड़े बड़े बैंक के मैनेजर से मिलना है, उनसे मीटिंग करनी है। इवन तो वो भारत सरकार के वित्त मंत्री से भी मिली और उसने रिक्वेस्ट की कि कंपनी वैसे भी बंद होने वाली है, कंपनी का कोई भी चारों तरफ से इतनी ज़्यादा लाइबिलिटी है, कोई भी सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है, परंतु जो उसका इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को अगर बैंक माफ़ करता है तो हम आपका जो मूलधन है वो चुका देंगे। तो उस महिला की बात को सुनकर के बैंक के मैनेजर जितनी भी मीटिंगें की, वित्त मंत्री इतने ज़्यादा इंप्रेस हो गए। उसने उस कंपनी को इतनी अच्छी तरीके से मैनेज करने की कोशिश की कि अंत में जो मूलधन था दोस्तों, उस मूलधन का भी 25% बैंक ने उसको माफ़ कर दिया और कंपनी अच्छे से चलना शुरू हो गई। 2000 से लेकर के 2006 तक के इस संघर्ष को देख करके जो कमानी इंडस्ट्री थी उसने उस महिला को उसका मालिक बना दिया। मालिक बनने के बाद कोर्ट का आदेश था कि 7 साल में जो भी मूलधन बचा है उसको उसने चुकाना था। तो दोस्तों 7 साल के बजाय उस महिला ने 1 साल में ही उस लोन को चुका दिया और कंपनी को 2007 तक पूरी तरह से लोन फ्री कर दिया। और कंपनी जब अच्छी चली तो भारत सरकार ने इस महिला के संघर्ष को देखते हुए 2013 में उस कंपनी की मालकिन को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया और उस महिला का नाम था दोस्तों कल्पना सरोज, जो एक दलित परिवार से संबंध रखती थी, जिसने इतना ज़्यादा संघर्ष किया, आत्महत्या करने का प्रयास किया। उसके बाद जब वो आत्महत्या के प्रयास से बची तो उसके बाद उसने नया जीवन शुरू किया। बीच में जो भी इस महिला का संघर्ष था, आपने पूरी कहानी अगर ध्यान से सुनी होगी तो एक ही चीज़, इससे एक ही सीख मिलती है, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे आप अनपढ़ हो, मायने नहीं रखता है। मायने रखता है तो आपकी सोच और आपका हौसला कि आपने अपनी जिंदगी को लेकर के, आपने अपने समाज को लेकर के क्या सोचा है। दोस्तों कल्पना सरोज की इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि किस्मत बनाने से बनती है, अगर आप संघर्ष करेंगे तो आप किस्मत को भी बदल सकते हैं। मतलब हर असंभव काम को संभव कर सकते हैं। आपने जीवन में जो भी सपने देखे हैं उन सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। एक ऐसी महिला जो 12 साल की उम्र से लेकर के आज तक लगातार संघर्ष कर रही है, जो 2 रुपए दिन का 60 रुपए महीना कमाती थी, आज वो महिला 500 करोड़ रुपए की मालकिन है। कमानी ट्यूब्स इंडस्ट्री अगर आप सर्च करोगे गूगल में भी तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, जहां पे हजारों लोगों को रोजगार मिला है। हजारों लोग और उनके बच्चे इस इंडस्ट्री की वजह से अपना पालन पोषण कर रहे हैं, अपना रोजमर्रा का जीवन चला रहे हैं। एट द एंड दोस्तों एक ही बात कि जीवन में कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी परेशानी आए, एक तो आत्महत्या के बारे में नहीं सोचना है, सुसाइड के बारे में नहीं सोचना है। अगर भगवान ने आपको ये जीवन दिया है, इतना खूबसूरत जीवन, तो मर के बर्बाद करने से तो बेस्ट है इसको अच्छे से जिया जाए, संघर्ष करके जिया जाए। क्या पता आपका जीवन भी लोगों के लिए एक कल्पना सरोज की तरह उदाहरण बने भविष्य में। अगर आप संघर्ष करते हैं तो दोस्तों संघर्ष करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए और कभी भी नकारात्मक मत सोचिए दोस्तों अपने जीवन के बारे में। अगर ये कल्पना सरोज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट मुझे नई नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करता है, ताकि भविष्य में मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाता रहूं। जब तक दोस्तों नई वीडियो नहीं आती है तब तक चैनल के साथ यूं ही बने रहिए और अपना प्यार मुझे यूं ही देते रहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।